उधर फिनलैंड अब रूस से लगने वाली अपनी सीमा पर फेंसिंग करने की तैयारी में है। फिनलैंड रूस का पड़ोसी देश है जो नेटो का सदस्य बनने का फैसला ले चुका है, जबकि रूस लगातार फिनलैंड को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी भी दे चुका है। और माना जा रहा है कि रूस की उसी धमकी के कारण फिनलैंड को अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। नेटो की सदस्यता लेने की प्रक्रिया लंबी है। कहीं अगर प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही अगर रूस ने हमला कर दिया तो नेटो शायद फिनलैंड को बचाने भी ना आ पाए। ये बहुत कुछ वैसा ही होगा जैसा यूक्रेन के साथ हुआ। यही वजह है कि फिनलैंड अपनी सुरक्षा के लिए पहले से तैयार रहना चाहता है। खबर है कि फिनलैंड ने औपचारिक तौर पर रूस से लगने वाली सीमाओं को सुरक्षित बनाने का फैसला लिया है, जो कि आसान काम नहीं है, क्योंकि माना जा रहा है कि 1 महीने में नेटो की सदस्यता हासिल करने की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। पहले यह माना जा रहा था कि मई से यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसका मतलब यह है कि जून से पहले यह प्रक्रिया पूरी होने का अनुमान है। लेकिन इस 1 महीने में फिनलैंड अपनी रूस से लगने वाली सीमा को सुरक्षित करने का काम पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि फिनलैंड और रूस के बीच 1300 किलोमीटर से भी लंबा बॉर्डर है। इतने लंबे बॉर्डर पर फेंसिंग करना एक लंबा प्रोजेक्ट है। दूसरी तरफ इस बात को फिनलैंड भी समझता है कि अगर रूस ने फिनलैंड पर हमले का फैसला कर लिया तो मजबूत से मजबूत फेंसिंग भी रूस की फौज को रोक नहीं पाएगी। लेकिन इतना तो तय है कि दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट लगातार बढ़ती जा रही है, जो पूरे यूरोप को डराने लगी है। लगभग ऐसी ही स्थिति फिनलैंड और रूस के पड़ोसी देश स्वीडन में भी है, जो बहुत जल्द नेटो का सदस्य बनना चाहता है। यूक्रेन की फौज ने स्नेक आइलैंड के पास काला सागर में गश्त लगा रही रूसी नावों पर जोरदार हमला बोल दिया। इसका वीडियो भी यूक्रेन की ओर से जारी किया गया, जिसमें रूसी सेना की एक नाव समंदर में गश्त लगाती दिखाई दी, जिसकी जानकारी मिलते ही यूक्रेन ने उसे निशाना बनाने के लिए अपना ड्रोन वहां भेज दिया। ड्रोन के वहां उड़ान भरने की भनक लगते ही गश्त कर रही रूसी नावों ने काफी देर तक अपनी तेज रफ्तार से उसे चकमा देने की कोशिश की, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने बगैर देरी किए टारगेट को लॉक कर गोला दाग दिया। उस गोले के नाव पर गिरते ही जोरदार धमाका हुआ। धमाके के साथ धुएं का बड़ा गुबार भी आसमान की ओर उठता दिखाई दिया। यूक्रेन ने इस हमले में रूस की 2 रैप्टर जंगी नावों को तबाह कर समंदर में डुबाने का दावा किया। खबर है कि इनका इस्तेमाल रूसी सेना स्नेक आइलैंड में तैनात अपने सैनिकों को निकालने के लिए कर रही थी, जिन्हें रूस ने स्नेक आइलैंड के आसपास के इलाके में गश्त और सर्च ऑपरेशन के लिए तैनात किया है। क्योंकि मशीन गन से लैस ये नाव किसी छोटे जंगी जहाज से कम नहीं होती और दुश्मन के हमलों से बचाने के लिए इसकी खिड़कियों पर 39 मिलीमीटर मोटा बुलेट प्रूफ शीशा लगा होता है, जबकि इन नावों में बैठकर 20 सैनिक एक साथ गश्त पर निकल सकते हैं। और 23 टन वजन वाली ये नाव समंदर में करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन का पीछा कर सकती है। यही नहीं, इसकी मदद से करीब 2 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट पर सटीक निशाना साधा जा सकता है। वहीं एक बार ऑयल टैंक फुल करवाने के बाद यह समंदर में करीब 500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। वहीं 67 दिनों से जारी जंग के बाद यूक्रेन के घोस्ट ऑफ कीव का सच सबके सामने आ गया। असल में कीव का भूत यूक्रेन की सेना का एक पायलट है, जिसे लेकर यूक्रेन ने यह दावा किया था कि उसने जंग के मैदान में अकेले दुश्मन के 40 लड़ाकू विमानों को मार गिराया। और दावा किया गया कि उनकी वजह से ही रूसी सेना कीव पर कब्जा नहीं कर पाई थी। लेकिन अब यूक्रेन के इस जांबाज पायलट की पहचान सबके सामने आ गई। घोस्ट ऑफ कीव के नाम से मशहूर 29 साल के इस पायलट का नाम मेजर स्टेपन ताराबल्का है, जिसने जंग के मैदान में रूसी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन 13 मार्च को पुतिन की सेना से लोहा लेने के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके बाद यूक्रेन की सेना ने उन्हें हीरो ऑफ यूक्रेन की उपाधि से सम्मानित किया। दूसरी तरफ सख्त पाबंदियों के बावजूद यूरोप में रूस का कच्चा तेल पहुंचना बंद नहीं हो रहा। खबर है कि जल्द ही रूस पर कुछ नए प्रतिबंधों से जुड़े प्रस्ताव पर यूरोपियन यूनियन की मोहर लग सकती है। खबर है नया प्रस्ताव रूस से ज्यादा यूरोप के देशों पर ही चाबुक चलाने वाला होगा, जिसके तहत यूरोप के देशों को रूस का कच्चा तेल खरीदने से रोकने की कोशिश की जाएगी। मतलब ये कि प्रस्ताव पारित होते ही यूरोप के देशों पर नई तलवार लटकने लगेगी। रूस से तेल खरीदना ही यूरोप के देशों के लिए कानून का उल्लंघन माना जाएगा। यानी यूरोप के देशों में एकजुटता की कमी साफ दिख रही है। यूरोपियन यूनियन को चिंता सताने लगी है कि यूरोप के देश ही उनकी बात नहीं सुन रहे। अगर सुन रहे हैं तो गंभीरता से नहीं ले रहे। खबर है कि हंगरी की तरफ से यूरोप के 10 देशों पर बड़ा बयान दिया गया। हंगरी ने कहा था कि यूरोप के 10 देश रूस की शर्तों के आगे झुक चुके हैं। कच्चा तेल लेने के लिए वो रूस को रूबल में पेमेंट की शर्त पर राजी हो चुके हैं। इसीलिए अब यूरोपियन यूनियन केवल बयानों पर रुकने वाली नहीं है, बल्कि ऐसे कानून बनाने वाली है जिन्हें यूरोप के सभी देशों को मानना होगा। हालांकि यूरोप के सभी देश ये जानते हैं कि मौजूदा वक्त में रूस से तेल और गैस की खरीद तब तक नहीं बंद हो सकती जब तक कोई दूसरा विकल्प न मिल जाए, क्योंकि पूरे यूरोप की तेल और गैस की जरूरतें पूरी करने के लिए फौरन कोई दूसरा रास्ता मिलना मुमकिन नहीं।
इसीलिए माना जा रहा है कि इस तरह का प्रस्ताव लाने से पहले यूरोपियन यूनियन सभी सदस्य देशों को मोहलत देना चाहती। दावा है कि यूरोपियन यूनियन के सामने जो प्रस्ताव लाया जाएगा उसमें 31 दिसंबर की डेडलाइन रखी जाएगी। मतलब ये कि ये साल खत्म होने से पहले रूस का विकल्प हर देश को खोजना ही पड़ेगा। जर्मनी समेत कुछ देश तो पहले ही इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वो दिसंबर तक रूस से तेल और गैस की खरीद बंद कर देंगे। लेकिन यूरोपियन यूनियन के लिए ये प्रस्ताव लाने की और भी कई वजह हैं। माना जा रहा है कि यूरोप के कुछ देश ऐसे भी हैं जो इस मसले पर गंभीर नहीं हैं। उन्होंने अब तक रूस का विकल्प ढूंढने के बारे में सोचा भी नहीं है। कुछ देश तो ऐसे हैं जिनकी सरकारों के साथ रूस की दोस्ती पुरानी है और वो ये मानकर चल रहे हैं कि कुछ महीनों में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इसलिए यूरोप के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। यूरोपियन यूनियन की कोशिश है कि वो रूस से होने वाली तेल और गैस की सप्लाई का विकल्प ढूंढने में सभी देशों की मदद करे। खबर है कि जर्मनी इसके लिए किसी खास प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहा है, जिसके तहत पहले से चल रही कुछ तेल कंपनियों को और मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा रूस की कुछ तेल कंपनियों को भी बैन का सामना करना पड़ सकता है। ये वो कंपनियां होंगी जो जर्मनी समेत यूरोप के कई देशों में पहले से कारोबार कर रही हैं, लेकिन इन पर अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ था। माना जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन की अगली बैठक में प्रतिबंधों से जुड़ा प्रस्ताव लाया जा सकता है। रूस के लिए भी यूरोपियन यूनियन के ये प्रतिबंध बड़ा झटका साबित हो सकते हैं, क्योंकि इससे उसकी तेल कंपनियों के कुछ प्रोजेक्ट अटक जाएंगे। उधर रूस के दनादन हमलों की वजह से यूक्रेन में तेल का संकट खड़ा हो गया। वहां रूस ने यूक्रेन के कई तेल डिपो को मिसाइल हमलों में तबाह कर दिया, जिसके बाद कई पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लग गई और लोग जितना हो सके उतना पेट्रोल खरीदने की जुगत में लगे नजर आए। कुछ जगहों पर तो ये लाइन कई किलोमीटर लंबी दिखाई दी, जिनमें मौजूद कारें रेंग रेंग कर आगे बढ़ती दिखी। तो वहीं कीव के कुछ पेट्रोल पंपों को तो बंद करने की नौबत आ गई। वहां के लोगों ने आशंका जताई कि रूस के हमलों की वजह से वहां पेट्रोल के दाम दुगने होने की संभावना है। इसी वजह से पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। देश में पैदा हुए तेल के संकट की वजह से वहां की सरकार ने किसी को भी 10 लीटर से ज्यादा पेट्रोल देने से इनकार कर दिया। साथ ही लोगों से गुजारिश की गई कि जितना ज्यादा हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ताकि देश में मौजूद पेट्रोल का ज्यादातर हिस्सा वहां की सेना के काम आ सके। वहीं यूक्रेन के बोरोदियांका में रूस की बमबारी के बाद शहर के ज्यादातर इलाके खंडर में तब्दील हो गए। हमले के बाद की कुछ तस्वीरें भी सामने आईं, जिसमें कई इमारतें पूरी तरह बर्बाद नजर आईं। रूस के हमले कितने जोरदार रहे होंगे इसका अंदाजा टूटी बिल्डिंगों को देखकर लगाया जा सकता है। कई इमारतें तो बमबारी के बाद जली दिखी और शहर के कुछ हिस्सों में सन्नाटा पसरा नजर आया। वहीं रूसी हमले के डर से बोरोदियांका के कई लोग अपने घरों को छोड़ते दिखाई दिए। सामान एक एक करके घर से बाहर निकाल कर कहीं और रहने की अब जो व्यवस्था है वो की जा रही है। यही नहीं, जो लोग शहर में फंसे हैं उन्हें खाने पीने की चीजों के लिए तरसना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि राहत सामग्री भी अब कम पड़ने लगी है। सामने आई तस्वीरों में मदद पाने के लिए लोगों की लंबी कतार दिखाई दी। सभी अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। बताया गया कि बोरोदियांका के अलावा दूसरे शहरों के लोग अब यूक्रेन में मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। खबर है कि पिछले एक हफ्ते में कई बार ऐसे मौके आए जब नेटो और रूस के बीच जंग छिड़ने ही वाली थी। जर्मनी के नेटो के एक एयर ऑपरेशन सेंटर ने दावा किया कि रूस के फाइटर जेट मिसाइल लेकर बाल्टिक सागर के ऊपर मंडरा रहे थे, जो जर्मनी की सीमा के काफी करीब थे, जिनके पीछे नेटो ने भी अपने फाइटर जेट भेज दिए थे। खबर है कि ऐसा एक बार नहीं हुआ बल्कि कई बार हुआ। 26 अप्रैल के बाद से रूस के फाइटर जेट बाल्टिक सागर और काला सागर में कई बार मंडराने की खबर आई। कोई भी फाइटर जेट जब हवा में होता है तो उसके ट्रांसपॉन्डर को आसपास के रडार सिस्टम पकड़ लेते हैं। ट्रांसपॉन्डर के जरिए फाइटर जेट से जुड़ी जानकारी मिल जाती है। लेकिन अगर ऐसी जानकारी छुपा कर रखनी हो तो वायुसेना अपने फाइटर जेट का ट्रांसपॉन्डर बंद भी कर सकती है। नेटो ने दावा किया कि रूस की फौज के फाइटर अपने ट्रांसपॉन्डर बंद करके ही बाल्टिक और काला सागर में उड़ान भर रहे थे। उनके उड़ान भरने का मकसद क्या था, यह अब तक साफ नहीं है।